ओजोन लेयर, हमारे अर्थ की ना नजर आने वाली एक ऐसी ताकत जो हमें सूरज की जानलेवा रेडिएशन से बचाती है। ये जमीन से 15 से 40 किलोमीटर ऊपर अर्थ की 6 लेयर्स में से दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो ऐसी तबाही होगी कि सोचा भी नहीं जा सकता। ओजोन लेयर के ना होने पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज सीधा प्लांट्स के डीएनए को डैमेज करेंगी, जिससे सारे पौधे मारे जाएंगे और जमीन पर मौजूद सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। न समंदर में कोई मछली होगी, न जमीन पर कोई जानवर, और इंसानों में स्किन कैंसर अपनी सारी हदें पार कर देगा। सूरज की रेडिएशन से सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और जो जिंदा बचेगा वो भूख से मारा जाएगा। देखा आपने ओजोन लेयर इस दुनिया की नाजुक सी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, पर हम इंसानों ने अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से इस बहुत जरूरी शील्ड में 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा होल कर दिया है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका से भी बड़ा है। पर इतना बड़ा होल आखिर बना कैसे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। ये बात है 1985 की, जब ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे में 3 साइंटिस्ट जो फरमैन, ब्रायन गाडीज और जोनाथन शैंकलिन ने अपनी 27 साल की ऑब्जर्वेशन के जरिए ये अंदाजा लगाया कि एंटार्क्टिका के आसमान में से कोई बहुत बड़ी चीज गायब है, और वो थी ओजोन लेयर। उन्होंने जब नासा को इस बारे में बताया तो नासा ने अपनी सैटेलाइट टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से इस बात को पक्का कर दिया कि हाँ, ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया है, और सब इस बात से डरे हुए थे क्योंकि वो होल तेजी से बढ़ रहा था और अगर कुछ न किया गया तो ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या इसकी वजह वोल्केनिक एरप्शन तो नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज जो हम देख नहीं सकते? इस पहेली को सुलझाने साइंटिस्ट पहुंच गए एंटार्क्टिका, ये जानने के लिए कि आखिर इस ओजोन होल की वजह क्या है। सुजन सोलेमन, एक जवान लड़की जो वहाँ पर रिसर्चर्स की टीम को लीड कर रही थी, उन्होंने सबके साथ मिलकर हर किस्म की मेजरमेंट की, जमीन से लेकर आसमान तक, और आखिर में सबके पास सिर्फ एक ही जवाब था, क्लोरीन, जो कि इंसान ही के बनाए हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकली थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFCs ये जमीन पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर जैसे ही ये जमीन से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में पहुंचते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देता है। जी हाँ, सिर्फ एक क्लोरीन एटम। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिर आए कहाँ से? दरअसल इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की भी अपनी ही कहानी है। 1920 एक वक्त था जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं हुआ करते थे, तब थे सिर्फ आइस ब्लॉक्स, जिसे आइसमैन घर आकर एक लकड़ी के आइस ब्लॉक में रख देता था, लेकिन बर्फ पिघलती रहती थी और इसका पानी फर्श पर फैलता रहता था। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो खाने को ठंडा तो रखे पर बर्फ की तरह पिघलती न रहे, और फिर आए मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर्स, जिनमें अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और मजे की बात तो ये थी कि इन केमिकल्स के लीक होने से इंसान मर भी सकता था और इनकी बहुत बुरी स्मेल पूरे घर में फैल जाती थी। अब हमें कोई ऐसा फ्रिज चाहिए था जो ना ही जहरीला हो, ना ही बदबूदार, और वो खाने को ठंडा भी रखे। पर ऐसा केमिकल ढूंढना जो इस काबिल हो, दरअसल कुदरत में था ही नहीं। कुछ सालों बाद 1928 में अमेरिका में एक केमिस्ट थॉमस मेजली ने एक जादुई गैस तैयार की जिसका नाम था फ्रियॉन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज होने लगी। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, यहाँ तक कि थॉमस ने केमिकल सोसाइटी मीटिंग में इस गैस को इनहेल करके एक कैंडल को बुझा दिया, ये दिखाने के लिए कि ये ना तो खतरनाक है और ना ही जहरीली। पर सच तो ये था कि ये फ्रियॉन गैस कुछ और नहीं थी बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम रेवोल्यूशनरी समझ रहे थे। वो आसमान में जाकर हम पर आग की तरह बरसने वाली थी, लेकिन हम उस वक्त इसके बारे में जानते नहीं थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs का इस्तेमाल अब हर चीज में होने लगा। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, इंसेक्ट स्प्रे, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, यहाँ तक के एस्थमा इनहेलर्स में भी। हमने कई सालों तक इसका बेहद इस्तेमाल किया और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फिर 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 एटमॉस्फेरिक केमिस्ट मारियो मोलेना और श्रूर रोलैंड ने इस बात पर गौर किया कि आखिर ये CFCs कहाँ जाते हैं। मारियो ने इस पर रिसर्च की और जैसे ही नतीजा सामने आया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पर सच यही था कि ये CFCs आसमान में जाकर खरबों की तादाद में इकट्ठे हो रहे थे और ओजोन लेयर को तबाह कर रहे थे। वो इस बात से बहुत परेशान हो गए क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर इसे ना रोका जाता तो दुनिया का तबाह होना तय था। इन दोनों ने जून 1974 में इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, लेकिन किसी ने भी इस आर्टिकल पर गौर नहीं किया और आखिर कोई इस बारे में फिक्र करता भी क्यों।
वो बात कर रहे थे एक ना नजर आने वाली गैस की, जो पता नहीं कहां आसमान में जाकर नजर न आने वाली लेयर को बर्बाद कर रही थी, जिससे ना नजर आने वाली रेज जमीन पर आ रही थी। उस वक्त इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था, पर वो दोनों ये जानते थे कि हम इंसानों के सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर उन दोनों ने हार नहीं मानी। वो लोगों को बताते रहे कि इस CFC गैस को बैन करना क्यों जरूरी है। लोगों ने जब इस पर गौर किया तो बहुत सी कंट्रीज और CFCs बनाने वाली कंपनीज ने ये कहा कि हम इसे बैन कर देंगे, पर कब, बस ये नहीं बताया। मतलब कि CFCs बनना बंद नहीं हुए, क्योंकि तब हम ये तो जानते थे कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, पर ये नहीं जानते थे कि इसमें इतना बड़ा सुराख है। इस होल का पता चला 1985 में जोनाथन शैंकलन की रिसर्च के जरिए। फिर कहीं जाकर दुनिया ने इस पर गौर किया, क्योंकि हम पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके थे और अब जल्द से जल्द इस बारे में कुछ करने की जरूरत थी। फाइनली 16 सितंबर 1987 में 30 से भी ज्यादा कंट्रीज ने CFC को 12 साल में 50% तक कम इस्तेमाल करने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसे कहते हैं द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2 हफ्ते बाद नासा ने ओजोन लेयर का डेटा भेजा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर खुशी की बात तो यह है कि अगर 1987 से आज तक का डेटा देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बहुत कम हो गया है और ओजोन होल ने भी अब बढ़ना बंद कर दिया है और वो होल अब ठीक हो रहा है। 2019 में इसका साइज काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन पता नहीं फिर से ये बड़ा हो गया है। साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं, पर आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल एक होल नहीं है। वहाँ से ओजोन लेयर कम मॉलिक्यूल्स की वजह से बारीक है। ओजोन होल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सैटेलाइट से देखने पर वो एक होल की तरह ही लगता है। पर इस पूरी कहानी में एक चीज बहुत अजीब लगी कि CFCs पूरी दुनिया से इमिट हो रहे थे, लेकिन होल एंटार्क्टिका में जाकर ही क्यों बना, जहाँ कोई रहता भी नहीं है। क्योंकि एंटार्क्टिका में एक खास किस्म का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है जो CFCs को वहाँ इकट्ठा होने पर मजबूर करता है। आज ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि हमने अनजाने में गलतियां तो की हैं, पर उन्हें देर से ही सही लेकिन ठीक कर लिया है। अभी भी ओजोन लेयर को ठीक होने में वक्त लगेगा और एक रिसर्च के मुताबिक ओजोन लेयर शायद 2065 तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। यही वजह है कि अब लोग इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करते। पर क्या इसे पूरी तरह भूल जाना ठीक है? हमने CFCs को इस्तेमाल करना तो बंद कर दिया, लेकिन अब HFCs इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते पर प्लेनेट को गर्म जरूर करते हैं। हम आज जो खरबों टन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में घोल रहे हैं, क्या इससे कुछ नहीं होगा? हमें इस पर गौर करना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस्मत हर बार साथ दे ये जरूरी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।